यहां पर अगली बात बेटा अपने को क्या कही गई है, हालांकि समष्टि घनत्व की सबसे उपयुक्त माप आमतौर पर कुल संख्या है। समष्टि घनत्व की अगर हम बात करें बेटा, तो समष्टि घनत्व का मतलब क्या होता है, तो समष्टि घनत्व का यहां पर अपने को मतलब कहा है कि कुल संख्या, किसी जीव समूह की जो कुल संख्या है वही उसका बेटा क्या है, समष्टि घनत्व। कुछ मामलों में यह अर्थहीन होती है अथवा इसका निर्धारण कठिन होता है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर 200 गाजर घास, जिसको पार्थेनियम हिस्टोफोरस के पौधे हैं, लेकिन केवल एक अकेला बड़ा वितान बरगद का विशाल वृक्ष है, तो यह कहना कि पार्थेनियम के सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व कम है, उस समुदाय में बरगद की महत्वपूर्ण भूमिका को आकलन करने के बराबर है। ऐसे मामले में समष्टि के साइज के माप के लिए प्रतिशत आवरण अथवा जैव भार अधिक महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो हमको बात कही है कि कोई जंगल है बेटा, है ना, इस जंगल के अंदर हम अगर देखें तो एक अपने को क्या है, विशाल बरगद का पेड़ देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा इस जंगल के अंदर अपने को गाजर घास के 200 पौधे देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहां पर अगर हम समष्टि घनत्व की बात करें, समष्टि घनत्व मतलब संख्या की अगर बात करें, तो संख्या के मामले में गाजर घास की अगर हम बात करें, तो घास की अगर बात करें तो घास में n का मान ज्यादा होगा। लेकिन जैव भार की अगर हम बात करें, तो जैव भार जिसको हम बायोमास कहते हैं बेटा, बायोमास के बेटा अगर हम मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे, तो जो यहां पर बरगद होगा, इस बरगद की अगर बात करें तो ये बरगद अकेला बेटा जैव भार में ज्यादा होगा। अब अगली बात अपने को क्या कही है बेटा, वो समझते हैं हम। यहां पर हमको कहा है कि अगर समष्टि बहुत बड़ी है और गणना असंभव है अथवा बहुत समय लेने वाली है, तो कुल संख्या को अपनाने का आधार सरल नहीं है। अगर आपके पास प्रयोगशाला में पेट्री डिश में जीवाणुओं का घना संवर्धन या कल्चर है, तो उसका घनत्व बताने की सर्वोत्तम माप क्या है। हमने कहा कि हमारे पास एक पेट्री डिश है, इसके अंदर अगर मैं कहूं बेटा, तो बहुत ज्यादा अपने को जीवाणु देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर जीवाणु है। अब बहुत ज्यादा जीवाणु है, अब इनको मैं क्या है कि काउंट नहीं कर सकता हूं, तो फिर यहां पर अपेक्षित घनत्व की बात की जाएगी बेटा। और अपेक्षित घनत्व कैसे निकाला जाएगा, तो मान लो हमारे पास कोई बेटा क्या है, यंत्र है, जिसका अगर हम देखें तो बेटा अपने को क्षेत्रफल पता है, तो भाई साहब उस क्षेत्रफल का इक्विपमेंट हमने यहां रखा, और इतने क्षेत्र में अगर हम देखें तो मान लो हमको 10 अगर जीवाणु देखने को मिले, तो अब हम ये देखेंगे कि इस पूरी पेट्री डिश का क्षेत्र कितना है, उस पूरी पेट्री डिश के क्षेत्रफल में इस 10 का गुणा कर देंगे, और ये जितना क्षेत्र है उसको अपन माइनस कर लेंगे बेटा इस पूरे क्षेत्र में से, तो अपने को क्या है, जीवाणुओं की कुल संख्या पता चल जाएगी। और इस यहां पर इस प्रकार से जो संख्या ज्ञात करने की घटना है, उसको बेटा अपन यहां पर अपेक्षित घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपेक्षित घनत्व। उदाहरण के लिए पेट्री डिश अगर यहां हम बात करें, प्रति पास पकड़ी गई मछलियों की संख्या झील में कुल समष्टि घनत्व की काफी कठिन माप होती है। अब जैसे हमको बोला कि एक बड़ा सा तालाब है, इस तालाब की अगर हम बात करें, तो इस तालाब के अंदर हमने कहा कि भाई साहब इस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन हमको बताना है कि इस तालाब के अंदर मछलियों का समष्टि घनत्व कितना है, तो ये बताना मुश्किल होगा। तो मान लो हमने एक जाल फेंका और एक जाल फेंका, और ये एक जाल हमने मान लो कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में भाई साहब फेंका था, जिससे अपने को मान लो कि 100 मछलियां मिली बेटा। कितनी मिली, 100 मछलियां मिली। तो बोलो अगर हम देखें कि हमारा जो पूरा तालाब है, इस तालाब के अगर हम बात करें, ये तालाब हमारा मान लो 200 मीटर स्क्वायर का है, तो भाई साहब जब 10 स्क्वायर मीटर में 100 है,
तो 200 स्क्वायर मीटर में कितनी मछलियां होगी, इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और यहां पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से समष्टि घनत्व की ज्ञात करने की क्रिया को बेटा हम यहां पर क्या कह देते हैं, तो हम इसको कह देते हैं बेटा यहां पर अपेक्षित घनत्व। फिर बोला है हम बहुधा समष्टि के साइज के बिना वास्तव में गिने अथवा बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से आकलन करते हैं। समष्टि घनत्व में हम क्या है कि वास्तविक संख्या को बेटा गिनते नहीं है और देखते भी नहीं है, हम यहां पर एक जजमेंट के हिसाब से इस बात का कैलकुलेशन करते हैं। और जैसे हमारे राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व जो है बेटा, इसके अंदर बाघ की संख्या जो है उसको बेटा पग चिन्ह और मल गुटिका के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब हम टाइगर रिजर्व की अगर बात करें या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें बेटा, तो ये कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहां पर कितने टाइगर है इसकी संख्या अपने को जाकर के गिनने में भाई साहब क्या है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो यहां पर खतरा भी हो सकता है। तो इस बात का पता लगाने के लिए हम उनके पग चिन्ह मतलब उनके पैर के जो चिन्ह है और उनके द्वारा जो फिकल मैटर जो बेटा क्या है कि उत्सर्जित किया गया है, उनके हिसाब से बेटा क्या है हम उनकी संख्या पता लगा लेते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात और बेटा अपने को देखने को मिली थी, जिसको अपन ने बोला था बेटा यहां पर आयु पिरामिड। आयु पिरामिड की अगर हम बात करें बेटा, तो आयु पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी देश के अंदर बेटा अगर हम देखें तो बेटा देश के अंदर अगर हम देखें बेटा तो 3 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले बच्चे, फिर अगर हम देखें तो युवा, और फिर अगर हम देखें तो वृद्ध। 3 तरीके के लोग हैं। अब हमने देखा कि भाई साहब यहां पर पहला जो ग्राफ है इसके अंदर बच्चे अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो युवा अब इससे थोड़े कम हुए हैं, ठीक है। फिर अंत में देखें तो वृद्ध और भी ज्यादा अपने को कम देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो यहां पर जनन क्षमता वाले जो युवा है बेटा, इनकी संख्या अपने को क्या है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके के आयु पिरामिड के अगर हम देखें तो ये आयु पिरामिड बेटा कैसा है, बढ़ता हुआ है ना। बढ़ते हुए आयु पिरामिड को बेटा एक्सपेंडिंग पिरामिड कहते हैं, और ये एक्सपेंडिंग पिरामिड अपने को अपने देश में देखने को मिलता है बेटा। यहां पर अगर देखें तो वृद्ध थे, वृद्ध की अगर हम बात करें तो वृद्ध से संख्या किसकी बड़ी बेटा, यहाँ पर युवा की, और युवा से ज्यादा संख्या किसकी बड़ी बेटा, यहाँ पर बच्चों की। तो अगर हम देखें तो ये जो बढ़ता हुआ अपने को क्या है ग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ अपने को बेटा कहां पर दिखाई देगा, भारत में। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे ग्राफ में जिसको हम स्थिर आयु पिरामिड कहते हैं, तो स्थिर आयु पिरामिड में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बच्चे हैं और युवा है, इन दोनों की संख्या बेटा कैसी है, बराबर है ना। बच्चे और युवा की संख्या कैसी है, बराबर। यहां पर पहले ग्राफ में मैंने क्या बोला बेटा कि जो बच्चे हैं है ना, बच्चे युवा से ज्यादा है ना। मतलब कि जो जन्म पूर्व है ये जनन क्षम से कैसे हो गए, ज्यादा हो गए, है ना। तो इनको मैं बच्चों को जन्म पूर्व कह सकता हूं, ठीक है, जिनको हम प्री रिप्रोडक्टिव बोल सकते हैं। और युवा जिनको हमने क्या बोला है बेटा, जनन क्षम, जनन क्षम जिनको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव है। ये कैसे है बेटा, रिप्रोडक्टिव है। तो हमसे पूछा जाए कि ऐसा आयु पिरामिड जिसमें जन्म पूर्व जो जीव है उनकी संख्या जनन क्षम जीव से अधिक होती है, तो ऐसा आयु पिरामिड कैसा रहेगा बेटा, बढ़ता हुआ। और इसका उदाहरण अपन देखें बेटा तो भारत है। और ऐसा आयु पिरामिड जिसमें अगर हम देखें बेटा कि जो जन्म पूर्व है, और यहां पर दूसरी बात देखें तो जनन क्षम है, इन दोनों की संख्या बेटा कैसी है, बराबर बराबर है। तो जब दोनों की संख्या बराबर बराबर होगी तो आयु का पिरामिड कैसा होगा बेटा, स्थिर होगा, जिसको स्टेबल एज पिरामिड कहते हैं। और ये जो अपने को स्टेबल एज पिरामिड देखने को मिलता है बेटा, ये अपने को कहां पर देखने को मिलेगा, तो जर्मनी में। कहां पर देखने को मिलेगा बेटा, जर्मनी में। दूसरी बात अगर हम देखें
तो तीसरा जो अपने को पिरामिड दिख रहा है जिसको हम घटता हुआ आयु पिरामिड या हम डिक्लाइनिंग एज पिरामिड कहते हैं बेटा, तो यहां पर जो जन्म पूर्व है उनकी संख्या कम है, लेकिन फिर आगे बढ़े बेटा हम तो जो जननक्षम है उनकी संख्या क्या हो गई है, ज्यादा। तो यहां पर अगर हम देखें बेटा तो जन्म पूर्व जो है इनकी संख्या कम है, या यूं कहें कि जो जननक्षम है, जननक्षम की संख्या बेटा क्या है, जन्म पूर्व से ज्यादा है। तो इस प्रकार के आयु पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये घटता हुआ रहेगा। और इस प्रकार के आयु पिरामिड का अगर अच्छा सा उदाहरण देखें बेटा तो वो कौन हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा बेटा, जापान हो जाएगा। जापान में आप देखेंगे कि आपको सबसे ज्यादा युवा देखने को मिलेंगे, वृद्ध और बच्चे आपको यहां पर कम देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहां तक की बात। तो ये जो आयु पिरामिड है बेटा, इन आयु पिरामिड से भी प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं वो बात मैंने बता दी आपको। क्लियर है। ये सब जो आयु पिरामिड अपने को देखने को मिल रहे हैं, ये आयु पिरामिड अपने से जो यहाँ पर ये जो 3 नाम दिए हुए हैं, जन्मोत्तर, जननक्षम और जन्म पूर्व, इनकी बेटा संख्या के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे और इनकी आकृति भी पूछी जाती है ना। तो यहाँ पर अगर हम आकृति की अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो एज पिरामिड अपने को दिखाई दे रहा है बेटा, ये एज पिरामिड अपने को कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये एज पिरामिड अपने को बेटा कैसे दिखाई दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये शंक्वाकार है। ये जो एज पिरामिड है बेटा इसको बोलते हैं घंटाकार। क्या बोलते हैं बेटा, घंटाकार है। और इस एज पिरामिड के अगर हम देखें बेटा तो ये एज पिरामिड बीच में से मोटा है और ऊपर और नीचे से संकरा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं बेटा ये एज पिरामिड कैसा है, तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा तरकु रूपी। यहां पर अगर हम देखें तो एज पिरामिड है ये। क्लियर है। अगली बात अगर हम देखें बेटा तो अपने को यहां पर यही बात कही है कि किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यक्तियों से मिलकर बनती है। तो यहां पर अगर हम देखें समष्टि के, तो समष्टि के अंदर अलग अलग आयु वाले जो लोग होते हैं उनसे मिलकर के बेटा समष्टि बनती है। अगर समष्टि के लिए आयु वितरण दी गई आयु तथा आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत आलेखित किया जाता है, तो इससे बनने वाले आयु की संरचना जो होती है उसको आयु पिरामिड कहते हैं। कल भी देखा था मैंने, एक बार फिर इसको रिवीजन करवा रहा हूं। मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर और स्त्रियों की आयु का संयुक्त वितरण आलेख दर्शाता है और पिरामिड का आकार समष्टि के प्रतिशत या स्थिति को प्रतिबिंबित करता है कि पिरामिड का जो आकार है वो बढ़ रहा है या घट रहा है या स्थिर होता है। ये सारी घटनाएं अपने को कही गई है। अगली बात अगर हम देखें बेटा तो अगली बात अपने को क्या कही है, समष्टि वृद्धि, जिसको हम बोलते हैं बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई साहब यहां पर समष्टि वृद्धि जो है या पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, तो हमको बोला कि किसी जाति के लिए समष्टि की साइज स्थैतिक प्राचल नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है। अपने को बोला है कि समष्टि या हम जनसंख्या की अगर बात करें बेटा तो जनसंख्या स्थिर नहीं होती। ये जनसंख्या की अगर हम बात करें बेटा तो ये भाई साहब हम यूं कह सकते हैं कि समय समय पर बदलती रहती, जो विभिन्न कारकों जैसे भाई साहब अगर हम देखें तो आहार की उपलब्धता मतलब भोजन की उपलब्धता के कारण भाई साहब इसके अंदर जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है, परभक्षण के दबाव के कारण परिवर्तन हो सकता है, और मौसमीय स्थितियों की अगर हम बात करें बेटा तो मौसमीय परिस्थितियों के अनुसार भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या में बदलाव हो सकता है। आहार की उपलब्धता की अगर हम बात करें बेटा, भोजन की उपलब्धता अगर कम होगी तो भाई साहब जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी, और भोजन की उपलब्धता अगर हम देखें बेटा, भोजन की उपलब्धता ज्यादा से ज्यादा होगी तो भोजन की उपलब्धता ज्यादा होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। फिर बोला है परभक्षण का दबाव। भाई साहब हम यूं कह रहे हैं कि जो परभक्षी कीट है, हम कीटों की जनसंख्या की अगर बात करें बेटा तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कीट रह रहे थे लेकिन उनके ऊपर परभक्षी कीटों ने आक्रमण कर दिया, तो बेटा उनकी जनसंख्या तो धीरे धीरे बेटा क्या है, कहीं ना कहीं कम होने लगेगी, है ना। तो इसको परभक्षण दबाव कहते हैं। और दूसरा है मौसमी परिस्थिति।
मौसमी परिस्थिति, जैसे अभी मान लो उदाहरण के लिए हम बात करें, भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो बेटा क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इनके अंडे जो है इतना अधिक तापमान नहीं सह पाएंगे, या हम यूं कहें कि ये कीट इतना अधिक तापमान नहीं सह पाएंगे, जिसके कारण बेटा इनकी संख्या में अपने को कमी देखने को मिल सकती है। या बारिश की बात करें, ज्यादा बारिश हो गई तो भाई साहब इनकी संख्या कम हो सकती है। ये सभी जो हम बातें देख रहे हैं कहीं ना कहीं समष्टि की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं बेटा, जो कि याद रखना अपने को। अगली बात अपने को कही, वास्तव में ये परिवर्तन हमें समष्टि में क्या घटित हो रहा है इसका कुछ बोध कराते हैं। क्या समष्टि घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? अंतिम कारण कुछ भी रहे हो, परंतु दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों में घटता बढ़ता है। अब ये जो समष्टि का घनत्व है बेटा, इस समष्टि के घनत्व की अगर हम बात करें तो 4 कारकों से ये समष्टि घनत्व घटेगा या बढ़ेगा। अब ये 4 कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में अपने को क्या कही गई है बात, कि 4 कारक में से 2 कारक जन्मदर और आप्रवासन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं, और 2 कारक मृत्युदर और उत्प्रवासन इसे घटाते हैं। भाई जन्म दर मतलब जन्म लेने वाले भाई साहब जीवों की जो दर है वो, और आप्रवासन मतलब कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में नए जीवों के आने की जो संख्या है उसको अपन बोल रहे हैं आप्रवासन। जैसे मान लो हमारे राज्य में किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति काम करने आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप्रवासन। और उनके राज्य से वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो उनके राज्य से वो क्या कर रहे हैं, तो उत्प्रवासन। तो आप्रवासन मतलब किसी दूसरे राज्य में आना, और भाई साहब क्या है, खुद के राज्य से बाहर जा रहे हैं तो वहां से क्या कर रहे हैं, वो उत्प्रवासन। जन्म दर, अब जन्म दर के बारे में क्या बात कही है बेटा वो समझना। जन्म दर जिसको हम नेटलिटी बोलते हैं या बर्थ रेट बोलते हैं। जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। अब यहां पर जन्म दर का मतलब है कि निश्चित समय में जन्म लेने वाले जीवों की समष्टि दर, है ना। तो जी निश्चित समय में जो जन्म लेने वाले जीवों की जो संख्या की दर होती है बेटा, उसको अपन यहां पर क्या बोलते हैं, जन्म दर कहते हैं। जैसे यहां पर इस डायग्राम की अगर हम बात करें बेटा, तो डायग्राम में अपने को बोला आप्रवासन, जिसको हम बोलते हैं बेटा यहां पर इमिग्रेशन, और उत्प्रवास, ये जो आप्रवासन है बेटा इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन, और ये जो उत्प्रवासन है बेटा इसको बोलते हैं हम इमिग्रेशन। फिर हम बात करें जन्म दर, जिसको हम बोलते हैं बेटा बर्थ रेट, और जो मृत्यु दर होती है बेटा इसको हमने कहा है डेथ रेट। अब सोचो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये जो समष्टि का घनत्व है जिसको हमने n से दर्शाया है, ये कब बढ़ेगा और कब घटेगा, तो मैंने कहा कि जब किसी समष्टि के अंदर जन्म दर बढ़ेगी और आप्रवासन होगा तो अपने आप समष्टि घनत्व जो रहेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। जन्म दर मतलब जन्म लेने वाले जीवों की संख्या बढ़ी, और आप्रवासन मतलब किसी दूसरे क्षेत्र से जीव आ गए हैं। तो भाई साहब टोटल अगर हम देखें तो संख्या में वृद्धि हुई, तो संख्या में वृद्धि हुई तो यहां पर अगर हम देखें तो समष्टि घनत्व बढ़ेगा। फिर अगली बात अगर हम देखें तो अगली बात हमको बोली कि भाई साहब हमने कहा कि पर्टिकुलर किसी समष्टि में से जो जीव थे वो बेटा क्या हो गए हैं, उनका उत्प्रवासन हो गया मतलब चले गए हैं, और हम यूं कहें तो बेटा उनकी मृत्यु हो गई है मतलब उनकी मृत्यु दर भाई साहब बढ़ गई है। तो मृत्यु दर बढ़ गई है मतलब बहुत ज्यादा जीव मर गए, और उत्प्रवासन मतलब वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को छोड़ करके चले गए हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो समष्टि घनत्व है बेटा
वो समष्टि घनत्व अगर हम देखें तो समष्टि घनत्व बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो कब समष्टि घनत्व घटता है और कब समष्टि घनत्व बढ़ता है, ये दोनों बातें समझ में। यदि जन्म दर तथा आप्रवासन की वृद्धि होती है तो समष्टि घनत्व वृद्धि करेगा, और अगर मृत्यु दर या उत्प्रवासन होता है तो समष्टि घनत्व बेटा क्या होगा, घटेगा। ये बात 4 याद रखना, ठीक है। अगली बात अपने को कही है मृत्यु दर की, कि मृत्यु दर क्या है, दी गई समय अवधि में किसी समष्टि में होने वाले मौत की संख्या। भाई साहब किसी समष्टि में भाई साहब जीवों की मृत्यु हो रही है, तो जितने जीवों की मृत्यु हुई है उनकी मौत की जो संख्या होगी बेटा, या मरने वाले जीवों की जो संख्या होगी वो उनकी क्या है बेटा, मृत्यु दर। और आप्रवासन, आप्रवासन की बात करें तो हमने बोला उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। जाति वही है ना, जाति वही है। मतलब यूं कहूं मैं कि चींटी है तो भाई साहब चींटी ही किसी दूसरे क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रही है ना। तो यहां पर चींटियां आ गई, नई चींटियां आ गई, तो नई चींटियां आ गई कहीं और से पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में, तो भाई साहब आई है, तो भाई साहब उस एरिया की जो समष्टि थी चींटियों की या चींटियों की जो संख्या थी वो तो बढ़ गई है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, आप्रवासन। क्या बोल रहे हैं, आप्रवासन। फिर हमने कहा उत्प्रवासन। उत्प्रवासन मतलब जाना, आप्रवासन मतलब आना। आ से याद रखना बेटा आप, तो आ मतलब आना। फिर अगली बात बोली समष्टि के व्यक्तियों मतलब जीवों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास को छोड़कर कहीं और चले गए। तो कहीं और चले गए हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्प्रवासन। इसलिए अगर t समय पर समष्टि घनत्व n हो तो समय t+1 पर इसका घनत्व क्या होगा, उसके लिए अपने को एक सूत्र दिया है कि n t+1 इज इक्वल्स टू nt प्लस, फिर बोला है बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। ये फॉर्मूला जो है बेटा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली एज इट इज अपने से पूछा जाता है कि अगर t समय पर समष्टि घनत्व n हो तो t+1 पर समष्टि घनत्व क्या होता है, उसका सामान्य सूत्र क्या है, तो nt+b+1 माइनस d+e। मतलब जो पर्टिकुलर निश्चित समय में जो किसी पर्टिकुलर समष्टि का समष्टि घनत्व होगा ना, वो जन्म लेने वाले और आने वाले जो जीव है उनकी संख्या में से जो मर गए और चले गए उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास जो अब आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, समष्टि घनत्व आ जाएगा। क्लियर। अगली बात क्या कही है बेटा, अगली बात अपने को कही है यहां पर, ऊपर दिए गए समीकरण से आप समझ सकते हैं कि अगर जन्म लेने वालों की संख्या और आने वाले जीवों की संख्या जिसको हम b+1 कहते हैं, मरने वाले जीवों की संख्या और जाने वाले जीवों की संख्या जिसको d+e कहते हैं से अधिक होती है तो समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि b+i जो है ये भाई साहब अगर हम कहें तो ज्यादा है किससे, d+e से, तो समष्टि घनत्व की अगर हम बात करें तो समष्टि घनत्व जो होगा वो समष्टि घनत्व बेटा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसका उल्टा कर दूं मैं कि जो b+i है ये भाई साहब किससे, d+e से कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो समष्टि घनत्व होगा ये समष्टि घनत्व बेटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो दो कंडीशन मैंने यहां पर आपको बताई है, ये दो कंडीशन अपने को याद रखना है कि किस कंडीशन में समष्टि घनत्व बढ़ता है और किस कंडीशन में घटता है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं पूछी जाती है, अन्यथा यह घट जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु दर सबसे
महत्वपूर्ण है। तो समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में बेटा जन्म दर और मृत्यु दर जो होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे दो कारक विशेष परिस्थिति में ही महत्वपूर्ण बनते हैं। विशेष परिस्थितियों में ही भाई साहब क्या है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जैसी घटनाएं होगी। उदाहरण के लिए अगर आवास की बस्ती अभी बनी है तो जन्म दर की अपेक्षा आप्रवासन समष्टि की वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। भाई अभी अभी नई बस्ती बनी है तो यहाँ पर मैं अगर ऐसा कहूं बेटा कि नई नई कॉलोनी कटी है तो उस नई नई कॉलोनी में नए लोगों के आने की बेटा क्या है, संख्या ज्यादा होगी। किसकी तुलना में? जन्म लेने वाले जीवों की संख्या की तुलना में। जब उस पर्टिकुलर कॉलोनी में भाई साहब जनसंख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद जन्म लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। बाहर से आने वालों की संख्या भाई साहब जन्म लेने वालों की संख्या से फिर क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जनसंख्या जब ज्यादा होगी पर्टिकुलर किसी कॉलोनी में तो वहां पर जन्म लेने वाले जीवों की संख्या भी तो बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इसीलिए आने वालों की संख्या की तुलना में बेटा जन्म लेने वाले की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। वही बात अपने को यहां पर कही है। अगली बात अपने को क्या कही है, वृद्धि मॉडल, जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्रोथ मॉडल। अब इस ग्रोथ मॉडल को समझना बेटा, इस ग्रोथ मॉडल से अपने को बातें पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये भी, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला है क्या किसी समष्टि की वृद्धि के समय, किसी समष्टि की वृद्धि की समय के साथ कोई विशिष्ट और प्रागुक्ति योग्य प्रतिरूप दर्शाती है? हम अपने देश में मानव समष्टि की अनियंत्रित वृद्धि और इससे जन्मी समस्याओं से चिंतित है और इसलिए अगर प्रकृति में भिन्न प्राणी की समष्टियां इसी तरह से वृद्धि करती है अथवा वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती है तो इस बारे में हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। समष्टि वृद्धि को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है, इस बारे में शायद हम प्रकृति से एक दो बातें सीख सकते हैं। बेटा यहाँ पर अपने को एक बात ये कही है कि पर्टिकुलर किसी समष्टि के अंदर जो जनसंख्या है या उस समष्टि का जो समष्टि घनत्व है ये अगर लगातार अगर बढ़ता रहा बेटा तो यहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर समष्टि घनत्व लगातार बढ़ता रहा मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, और जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे भोजन से रिलेटेड समस्या, पानी से रिलेटेड समस्या, आवास से रिलेटेड समस्या, इन सभी प्रकार की समस्याओं को अगर हम देखें तो बेटा क्या है कि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी अगर समस्या उत्पन्न हो गई तो कहीं ना कहीं जीवों के रहने के लिए अब क्या है, स्पर्धा बढ़ेगी, और स्पर्धा बढ़ेगी तो लोग एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे और भाई साहब क्या है ये मरेंगे ऐसे ही, है ना। तो यहाँ पर एक बात ये कही है कि प्रकृति के अंदर जो दूसरे जीव होते हैं मनुष्य के अलावा, तो मनुष्य के अलावा जो दूसरे जीव होते हैं ना उनकी समष्टि घनत्व को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति में अपने आप कुछ क्रियाएं होती रहती है। तो उन क्रियाओं को अगर हम यहाँ पर समझेंगे तो उससे हमको एक बात ये समझ में आएगी कि हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है ना इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये बात अपने को एनसीईआरटी ने कही है। जैसे हमको बोला है कि ये जो वृद्धि मॉडल है ना बेटा ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के बेटा? दो। सबसे पहला वृद्धि मॉडल दिया है बेटा अपने को, बोला है चर घातांकीय वृद्धि, जिसको हमने बोला है भाई साहब कि किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए स्पष्टतः संसाधन उपलब्ध होना अति आवश्यक है। चर घातांकीय वृद्धि कब होती है? जब संसाधन जो है, संसाधन बेटा कैसे हो? अनियमित। कैसे हो? अनियमित। अनियमित हो मतलब हम ये बोल सकते हैं बेटा कि जो संसाधन है जैसे आहार है, स्थान है ना, ये सारी चीजें बेटा क्या है कि जब आवश्यकता से अधिक होती है तब उस कंडीशन में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? चर घातांकीय वृद्धि। आदर्शतः आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरीके से अनुभव करने की योग्यता होती है। जैसा
कि डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए प्रक्षिप्त किया था। तब समष्टि चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल या ज्यामितीय शैली में वृद्धि करती है। भाई साहब यहां पर अपने को बोला है कि जब जो संसाधन है, संसाधन अनलिमिटेड होंगे, रिसोर्सेस जब अनलिमिटेड होते हैं, जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं ना बेटा, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भाई साहब मैंने यहां पर लिखा बेटा n, मतलब कि ये क्या है, समष्टि घनत्व, और मैंने लिखा यहाँ पर टाइम मतलब समय। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब संसाधन असीमित होते हैं, तो जब संसाधन असीमित होते हैं बेटा, तो जो वृद्धि वक्र होता है या जो ग्रोथ कर्व बनता है ये जे आकृति का बनता है। किस आकृति का बनता है? जे आकृति का बनता है, जिसमें वृद्धि लगातार भाई साहब क्या है, होती जाती है। और इस वृद्धि में आप देखेंगे केवल दो अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। पहली मिलेगी लेग और दूसरी अवस्था मिलेगी एक्सपोनेंशियल। इसके अलावा तीसरी जो स्थिति होती है जिसमें वृद्धि गिरने लगती है, वो अवस्था इसमें आती ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये बात याद रखना कि चर घातांकीय वृद्धि में वृद्धि वक्र की आकृति कैसी होती है, तो जे आकृति की होती है। और इसमें केवल कितनी अवस्थाएं होती है? दो ही अवस्थाएं अपने को देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर क्या बोला, अगर n साइज की समष्टि में जन्म दर, कुल संख्या नहीं, जन्म दर की बात हो रही, मतलब जन्म लेने वाले जीवों की संख्या की बात हो रही है ना। तो जन्म दर b के रूप में और मृत्यु दर को d के रूप में निरूपित की जाती है, तब इकाई समय अवधि में भाई साहब वृद्धि या कमी को निम्नलिखित सूत्र से दर्शाया जा सकता है। यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो अपने को बोला है कि इकाई समय में अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, या चर घातांकीय वृद्धि जो होती है, सीधी सी बात याद रखना कि चर घातांकीय वृद्धि को किस सूत्र से दर्शाया जाता है। तो चर घातांकीय वृद्धि को बेटा हम दर्शाते हैं dn/dt इज इक्वल्स टू rn। किससे दर्शाते हैं बेटा? dn/dt इज इक्वल्स टू rn। इस सूत्र से अपन प्रदर्शित करते हैं बेटा किसको? चर घातांकीय वृद्धि को। और ये जो चर घातांकीय वृद्धि का मैंने आपको ग्राफ बताया है, ये ग्राफ याद रखना है कि किस आकृति का होता है। क्लियर है? यहां पर अगली जो बात अपने को कही है कि इस समीकरण में r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है और समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजैविक कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्राचल है। आर मूल्यों के परिणाम के बारे में आपको कुछ बोध कराने के लिए भाई साहब यहाँ पर ये जो अपने को यहाँ पर बात कही है कि चर घातांकीय वृद्धि की जो दर है, इस चर घातांकीय वृद्धि की दर की अगर हम बात करें, इस चर घातांकीय वृद्धि की दर में जो आर का मान है, इस आर का मान भाई साहब जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग रहा है। और इस आर के मान के कुछ उदाहरण अपने को दिए हुए हैं। जैसे नॉर्वे चूहे के लिए भाई साहब, नॉर्वे के चूहे की अगर हम बात करें बेटा, तो नॉर्वे के चूहे के लिए आर का मान कितना था बेटा? तो हम ये बोल सकते हैं कि आर बराबर 0.015 रहा। फिर हम बात करें कि आटे के अंदर जो घुन हो जाते हैं, आटा भृंग की अगर हम बात करें, तो आटा भृंग के लिए भाई साहब ये जो आर की वैल्यू थी बेटा, ये कितनी हो गई थी? 0.12 हो गई थी। फिर अगर हम बात करें तो 1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए आर का मान जो था बेटा, वो कितना था? तो भारत के जो मनुष्य थे उनके लिए जो आर का मान था बेटा, वो कितना था? तो वो था 0.0205। तो 0.0205। तो ये जो तीन बातें मैंने बताई है बेटा, ये तीन बातें याद रखना कि आर का मान भाई साहब किसके लिए कितना था, क्योंकि नीट में एक दो बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं।
ये जो अपना 1981 में जो भारतवर्ष में जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जो आर का मान माना गया था, उसके बारे में उसने बात पूछी है एक बार। अगली बात अगर हम देखें बेटा, तो अपने को बोला है वर्तमान में आर का मान क्या है पता कीजिए। इसके परिकलन के लिए आपको जन्म दर और मृत्यु दर का पता होना जरूरी है। आर का मान अगर आपको पता करना है, तो आर का मान अगर पता करना हो बेटा, तो आर बराबर होता ही क्या है बेटा, बी माइनस डी। बी क्या है, जन्म दर, और डी क्या है, तो मृत्यु दर। जब यहां पर दोनों दरें अपने को पता होगी, तब जाकर के हम किसका मान निकाल पाएंगे, आर का मान निकाल पाएंगे। फिर बोला है ऊपर दिया गया समीकरण समष्टि के चरघातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि वक्र को बताता है, और जब n को समय के संदर्भ में आलेखित करते हैं तो इसका नतीजा। अब n को समय से अगर हम यहाँ पर बात देखें, संदर्भित करते हैं, तो अपने को बेटा क्या बात कही है कि जो ये चरघातांकी वृद्धि वक्र होता है बेटा, ये कैसा होता है, जे आकृति का। और अगर आपको मूलभूत कलन आता है, तो आप चरघातांकीय वृद्धि समीकरण के समाकलन को निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो समाकलन करें अगर हम उस सूत्र का, तो हम उसको इस तरीके से बेटा हम निरूपित कर सकते हैं कि एन टी इज इक्वल्स टू एन ई आर टी। इस रूप में भी बेटा हम इसको निरूपित कर सकते हैं, जहां पर एन टी क्या है, तो समय टी में समष्टि घनत्व, एन नोट क्या है, तो समय शून्य में समय समष्टि घनत्व, और आर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, और ई क्या है, तो प्राकृतिक लघुगणक का आधार। फिर बोला असीमित संसाधन परिस्थितियों में चरघातांकीय रूप से वृद्धि करने वाली कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल समष्टि घनत्व तक पहुंच सकती है। डार्विन ने दर्शाया कि हाथी जैसे धीमे बढ़ने वाला प्राणी रोग न होने पर विशाल संख्या तक पहुंच सकता है। चरघातांकीय रूप से वृद्धि करने पर विशाल समष्टि कितनी जल्दी निर्मित हो जाती है, इसके बारे में निम्नलिखित वह किस्सा लोकप्रिय है। भाई साहब यहाँ पर एक किस्सा अपने को दिया है, राजा और मंत्री की बात कही है कि भाई साहब यहाँ पर राजा और मंत्री शतरंज खेल रहे थे, और शतरंज के अनुसार उन्होंने संख्या की वृद्धि के बारे में बात बताई कि भाई साहब शतरंज के अंदर अगर हम देखें तो कितने अपने को स्क्वायर देखने को मिलते हैं, 64। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, है ना। इसी तरीके से अगर हम डबल संख्या करते जाएंगे तो आखिरी जो खाना बचेगा उसमें कितने गेहूं के दाने आएंगे, इसकी कल्पना अपन कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर वही बोला है कि चरघातांक की वृद्धि में अपने को कुछ इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अकल्पनीय रहेगी। फिर अगली बात अपने को बोली है, क्या बोली कि छोटे से पैरामीशियम के बारे में सोचिए, जो केवल एक व्यक्ति से आरंभ करके द्विविभाजन द्वारा प्रतिदिन संख्याओं को दुगना करता रहता है, और कल्पना कीजिए कि 64 दिन बाद इसकी समष्टि का साइज सिर चकरा देने वाला होगा। बशर्त असीमित आहार और स्थान उपलब्ध होना चाहिए। चरघातांकीय वृद्धि के लिए बेटा 2 चीजें जिम्मेदार होती है, आहार और स्थान। ये 2 कंडीशन बेटा क्या है, इनके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल साबित होती है। अगली बात बोली है संभार तंत्र, जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं या संभार तंत्र वृद्धि कह रहे हैं। संभार तंत्र वृद्धि की अगर बात करें बेटा, अभी हमने ज्योमेट्रिकल ग्राफ देखा था, अब हम लॉजिस्टिकल ग्राफ देखेंगे। प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि वो चरघातांकी वृद्धि कर सके। चरघातांकी वृद्धि के बारे में हमने बात की, और हमने ये कहा कि चरघातांकी वृद्धि तब संभव होती है जब जो भोजन के संसाधन या भोजन के स्रोत होते हैं वो असीमित होते हैं, है ना, तब होती है। लेकिन यहाँ पर ये बात कही है कि भाई ऐसा होता जरूर है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकृति में इतने ज्यादा असीमित भोजन के संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसके कारण सीमित संसाधन के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है, और आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहेगा और जनन करेगा। अनेक देश की सरकारों ने भी
इस तथ्य को समझा है और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित करने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं होती। भाई साहब, यहाँ पर पोषण के लिए जो पर्याप्त संसाधन है, ये संसाधन की उपलब्धता अगर कम हो जाएगी तो संसाधन की उपलब्धता कम हो जाएगी तो जीवों के बीच क्या होगी बेटा, प्रतिस्पर्धा होगी। और प्रतिस्पर्धा होगी जब, तो प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उनकी प्रजनन की जो क्रिया है वो अपने आप धीमी हो जाएगी। और प्रजनन की कमी जब धीमी हो जाएगी तो जो समष्टि घनत्व है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा बेटा, स्थिर होने लगेगा, उसके बाद कम होने लगेगा, है ना। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमता या के मानते हैं। और इस तरीके से जो भोजन और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा है, इसको हमने यहाँ पर उसकी पोषण क्षमता कहा है, जिसको हम के कहते हैं। किसी आवास में सीमित संसाधन के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चता या लेग फेज दर्शाती है। इसके बाद त्वरण और मंदन की अंततः प्रावस्थाएं आती है। जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाता है ना, तब टी समय के संदर्भ में एन का आलेख से सिग्मोइड वक्र बन जाता है। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि विरहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है और जिसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, जिसको हमने संभार वृद्धि वक्र कहा है, इस संभार वृद्धि वक्र की अगर हम बात करें तो ये जो संभार वृद्धि वक्र है ये एन है, ये हमारा टी है। इसमें हम कहते हैं कि संभार वृद्धि वक्र की अगर हम बात करें तो ये जो संभार वृद्धि वक्र होता है, इस संभार वृद्धि वक्र की अगर हम बात करें तो ये संभार वृद्धि वक्र में अपने को 3 फेज देखने को मिलेगी। 3 फेज कौन कौन सी, तो पहली मिलेगी लेग फेज, ठीक है, दूसरी मिलेगी लोग फेज, ठीक है, और लोग फेज के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर हम देखेंगे कि पोषण के जो साधन है अब वो बेटा क्या हो गए हैं यहाँ पर धीरे धीरे कम। तो जब ये कम हो जाएंगे उस समय वृद्धि बेटा एक ऐसी स्टेज में प्रवेश करेगी जहां से इसका ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्टीडी फेज। क्या बोल देते हैं बेटा, स्टीडी फेज, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमको ग्रोथ वक्र देखने को मिला है, इसमें कितनी अपने को स्टेज देखने को मिली है, 3 स्टेज देखने को मिली है। जिसके कारण भाई साहब यहाँ जो पोषण स्तर है, वो पोषण स्तर की अगर हम बात करें तो पोषण स्तर की जो अधिकतम क्षमता थी भाई साहब, जब वहां तक ये बात पहुंचती है तो ये भाई साहब क्या हो जाता है, ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगता है। और यहाँ पर ग्राफ की जो आकृति होती है, ग्राफ की आकृति अगर हम देखें तो ग्राफ की जो आकृति होती है बेटा वो कैसी होती है, सिग्मोइड होती है। कैसी होती है, सिग्मोइड, जिसको हम एस आकृति बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं बेटा, एस आकृति, जिसको हम यहाँ पर एक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं बेटा। और वो सूत्र क्या है यहाँ पर, तो हमको वो सूत्र क्या दिया है वो समझना। सूत्र दिया है भाई साहब अपने को यहाँ पर कि dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू, क्या बोला है यहाँ पर आप समझना भाई साहब, rn k माइनस n बटे k। क्या दिया है बेटा, rn k माइनस n बटे n। ये सूत्र भी याद रखना है बेटा अपने को कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसका सूत्र क्या होता है और जो जियोमेट्रिकल ग्रोथ कर्व होता है उसका सूत्र क्या होता है। जहां पर
किसको हमने क्या माना है वो बात याद रखना है। के का मान सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और एक दूसरा आर का मान भाई साहब क्या होता है, ये बात सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। ये दो बातें अपने को याद रखना है इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस इनमें से ही बनते हैं। अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित है और देर सबेर सीमित होने वाले हैं। इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है। भाई ये जो लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र होता है बेटा, सबसे ज्यादा वृद्धि के लिए अगर कोई एक्सेप्टेड मॉडल है तो वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। सरकारी जनगणना से भारतवर्ष के लिए पिछले 100 वर्षों के समष्टि आंकड़े एकत्रित कीजिए, उन्हें आलेखित कीजिए और जांचिए कि कौन सा वृद्धि वक्र स्पष्ट होता है। अब अपने को यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला है कि हमारे देश में अभी तक जितनी बार जनगणना हुई है उनके जो भी डेटा है उन डेटा को कलेक्ट करो और उसको ग्राफ के रूप में निरूपित करके देखो कि किस प्रकार का ग्रोथ कर्व बन रहा है। ठीक है।